मिथिला एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे जो है बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 2 पार्ट में थ्योरी और 1 पार्ट में क्वेश्चन, इसलिए आप लोग तीनों पार्ट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे स्विट्जरलैंड में पैदा हुए तथा पेशे से जंतु वैज्ञानिक थे। कुछ समय के लिए पियाजे ने फ्रांस में बीने सैमन के साथ उनके बुद्धि परीक्षण पर भी कार्य किया। फ्रांस में बीने सैमन के साथ काम करने के दौरान पियाजे को यह पता चला कि बीने सैमन परीक्षण में कई खामियां थी और यह बुद्धि को मुख्यतः स्थिर मानता था। सैमन जो है बुद्धि को स्थिर मानता था। पियाजे ने बाद में विकास से जुड़े अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और दुनिया को विकास को एक नए नज़रिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया। संज्ञान का मतलब होता है जानना या समझना। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास का गहन अध्ययन के कारण पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मुख्यतः उनकी एक बेटी और उनके एक भतीजे के जन्म से लेकर लगभग 30 वर्ष की उम्र तक किए गए अध्ययन पर आधारित है। पियाजे मानते थे कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। जैसे कोई बच्चा है, वो आग देखेगा तो आग में हाथ डाल के देखेगा जलता है कि नहीं जलता है। आग हाथ डालेगा, जल जाएगा, समझेगा अच्छा ये जलने वाला चीज़ है। मोबाइल आपका रखा रहेगा, उसे उठा के पानी में डाल देगा, देखेगा ख़राब होता है कि नहीं होता है। उसे आग में डाल देगा, कुछ से कुछ करते रहता है। मतलब वातावरण में कुछ से कुछ खोज के तब उस चीज़ को सीखता है। इसीलिए बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं पियाजे। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने वातावरण की सक्रिय खोजबीन करते हैं। क्या करते हैं? सक्रिय खोजबीन करते हैं। अर्थात प्राप्त सूचना को ज्यों का त्यों याद करने के बजाय जानकारी को अपने हिसाब से ढालने के लिए वे जानकारी को अनुकूलित एडेप्टेड करते हैं। इसे पियाजे ने अनुकूलन एडेप्टेशन कहा है। अनुकूलन का मतलब माहौल के हिसाब से किसी भी चीज़ को ढालना। तो बच्चे जो है किसी भी चीज़ को ज्यों का त्यों नहीं मानेगा। आप कितनों कुछ बता दीजिए नहीं मानेगा जब तक कि वह करके नहीं देखेगा। इसीलिए बच्चे को पियाजे ने नन्हा वैज्ञानिक का संज्ञा दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। बिना उस शब्द को जाने हुए इसे हम लोग अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। तो पियाजे के कुछ शब्द, पहला है अविलोम्यता, अनुत्क्रमणशीलता, अपलटावीपन, अप्रतिवर्ती, विपर्यता। इसे इंग्लिश में कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। तो क्या होता है? शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाने के बाद बालक वापस शुरुआती बिंदु पर नहीं लौट पाता है। इसे ही अविलोम्यता कहते हैं। शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाने के बाद फिर से वापस शुरुआती बिंदु पर नहीं जा पाता है, उसे क्या कहते हैं? अविलोम्यता। जबकि वापस लौट जाने को विलोम्यता कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी। यदि वापस शुरुआती बिंदु पर नहीं जा पाता है तो उसे कहेंगे अविलोम्यता। और यदि वह शुरुआती बिंदु पर वापस जा पाता है तब उसे कहेंगे विलोम्यता। जैसे 3 + 4 = 7 होता है। जब बच्चे को बोलेंगे ये जो 4 है या 3 है, इसे फिर से वापस लाओ। 3 और 4 को मिला के 7 तो बना दिया, अब 7 से फिर तुम 4 ला के दिखाओ, तो वो उसे नहीं ला पाएगा। 4 को वापस नहीं ला पाएगा। वो समझता है कि आगे बढ़ जाने के बाद उसे लगता है कि शुरुआती बिंदु गायब हो चुका है। जैसे हम लोग टी लिख दिए, फिर इसमें ऐसे लगा दिए तो ये बन गया व, फिर इसमें ऐसे लगा दिए तो बन गया क। तो हम लोग पहले लिखे थे टी, फिर बन गया है यहाँ से फाइनली क। अब बच्चे को बोलेंगे कि इसे फिर से टी बनाओ, मतलब फिर से अभी जहाँ पाया है उससे शुरुआती बिंदु पर लाओ, तो बच्चा नहीं ला पाएगा। मतलब अविलोम्यता उसे ही कहते हैं। यदि कोई बच्चा इसे वहाँ पर ला पाया मतलब हो गया विलोम्यता। कोई भी बच्चा ए से बी पर आ जाएगा फिर बी पर नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाने के जो ये गुण है, नहीं जा पाता है, उसी को क्या कहते हैं? इरिवर्सिबिलिटी। दूसरा है संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन। किसी आकृति के शुरुआती रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आने के कारण बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है। इसे संरक्षण का अभाव कहते हैं।
जबकि शुरुआती आकृतिक याद रखना संरक्षण है। जैसे ये गिलास का चित्र बना हुआ है, यदि गिलास को हम ऐसे कर देते ये बन गया जग। अब बच्चे को याद नहीं रहेगा कि इससे पहले ये क्या था, अब बस उसे ये जग याद है, और इससे पहले ये जो था गिलास वो उसको याद नहीं है। इसका मतलब बच्चे में संरक्षण का अभाव है। यदि बच्चा ऐसा कर पाता, उसे याद रह जाता, हाँ ये अभी मग है या जग है, इससे पहले ये गिलास था, तो इसका मतलब उसमें संरक्षण है। याद रह पाता तो संरक्षण, और यदि भूल जाता है तो संरक्षण का अभाव। तो शुरुआती रूप में परिवर्तन कर देंगे तो बच्चा भूल जाएगा शुरुआती रूप को, तो संरक्षण का अभाव। यदि याद रख पाता है तो इसे कहेंगे संरक्षण। तीसरा है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। एक समय में किसी वस्तु या घटना के एक ही पक्ष या बिंदु तक सीमित रहना केंद्रीकरण है। एक समय में किसी एक बिंदु पर फोकस करेंगे तो केंद्रीकरण, जबकि एक साथ कई पक्षों पर सीमित होना विकेंद्रीकरण है। जैसे एक वृत्त का केंद्र जो है बस एक पॉइंट हो सकता है, मतलब क्या हुआ, ये केंद्रीकरण हुआ। किसी घर में एक कुत्ता है और उस घर में एक बच्चा भी है। उसके माता पिता जब बाजार जाते हैं तो बच्चे से बोलते हैं कि बच्चा तुम कुत्ता को देखते रहना। कुछ देर के बाद उसका माता पिता घर आया तो देखता है घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, इधर उधर अस्त व्यस्त है। तो बच्चे से बोलता है कि ऐसा क्यों, तुमको बोले थे ना कि कुत्ता को देखते रहना। तो बच्चा बोलता है बोले थे देखते रहना तो मैं देख रहा था, मैं तो बस कुत्ते को देखते रहा। अब कुत्ता बदमाशी करे तो मैं उसे क्यों रोकूं, कुत्ता को भूख लगा है तो मैं उसे क्यों खिलाऊं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा का ध्यान बस एक पॉइंट पर था कि बस उसे देखते रहना है। मतलब क्या हो गया, केंद्रीकरण। यदि बच्चा ऐसा करता, सभी पक्षों पर ध्यान देता, यदि देखता बदमाशी कर रहा है कुत्ता तो उसे रोकता, भूख लगा है तो खाना खिला देता, तब क्या बोलते उसे विकेंद्रीकरण। चौथा है वस्तुओं की निरंतरता, परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। जैसे किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो आंखों से ओझल हो जाता है, वहाँ से मेरा नज़र हट गया, फिर भी वो चीज़ दिमाग में बैठ जाता है कि वो इस तरह का था, याद रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसका अस्तित्व बना रहता है, तो उसी को कहते हैं वस्तुओं की निरंतरता। ये गुण जो है लगभग 6 महीना की उम्र से लगभग हल्का हल्का शुरू हो जाता है। उसके बाद पांचवा है जीववाद, एनिमिज्म। बालक को यह भ्रम होता है कि उसके आसपास की वस्तुएं, खेल खिलौने आदि जीवित है। जैसे बच्चे गुड़िया को खाना खिलाएगा, उसे लगता है कि जीवित है, बोलेगा मेरी गुड़िया को ठंड लग रही है, उसे चादर ओढ़ा देगा। तो बच्चा को लगता है कि जितना खेल खिलौने अगल बगल का जो भी चीज़ है सब क्या है, जीवित है। यदि कोई बच्चा सड़क पर गिर जाता है, उसे चोट लग जाता है, तो आप सड़क को 2 बार मार दीजिए, अच्छा तुम्हें चोट लगा दिया मैं इसे पीटता हूँ, 2 बार सड़क को पीट दीजिए तो खुश हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, जीववाद, मतलब बच्चा हर चीज़ को जीवित मानता है। छठा है परावर्ती क्रिया, रिफ्लेक्ट एक्शन। बालक जिस कार्य को सीख लेता है उसे ही बार बार दोहराकर खुश होता है। जैसे उंगली चूसना, उसे उंगली चूसने से पता है बच्चे को भी कि उससे मेरा पेट नहीं भरने वाला है, लेकिन फिर भी उंगली चूसते रहेगा और बार बार उसे दोहराते रहेगा। जैसे नया नया पर कोई बच्चा चलना सीखेगा तो देखिएगा कि बार बार दौड़ते रहेगा, चलते रहेगा। बच्चा जो भी काम नया पर सीखता है उसे बार बार दोहरा के खुश होते रहता है, उसी को कहते हैं परावर्ती क्रिया। सातवां है अहंकेंद्रिता, ईगोसेंट्रिसिटी। बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मतलब बच्चा स्वार्थी होता है, खुद के बारे में सोचता है, उसे क्या कहते हैं, अहंकेंद्रिता। आठवां है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, बेसिक इंस्टिंक्ट बिहेवियर। जन्मजात व्यवहार जो किसी अधिगम का परिणाम नहीं है। जैसे जो चीज़ बच्चा सीखा नहीं है बल्कि उसमें वो व्यवहार जन्मजात है, उसी को कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। जैसे रोना, हंसना, पैर पटकना। नवा है स्कीम्स, स्कीम्स मतलब योजनाएं, किसी कार्य को करने का सही क्रम, योजना बना के कोई कार्य करते हैं क्रम में, उसी को स्कीम्स बोलते हैं। जैसे पहले उठो, फ्रेश हो, फिर भोजन करो, ऐसा तो है नहीं कि पहले भोजन कर लो फिर फ्रेश हो, तो क्रम में किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्कीम्स। 10 में है संक्रिया, ऑपरेशंस। वह कार्य या क्रिया जिसे बालक सफलतापूर्वक किसी अवस्था में या तो कर लेता है या फिर करने के लिए प्रयासरत रहता है। मतलब कोई संक्रिया करना, कोई ऑपरेशन जिसे बोलते हैं, कोई काम करना, या तो कर लेना या करने का प्रयास कर रहा है, उसी को संक्रिया कहते हैं। 11 में है प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक गेम। इस प्रकार के खेल में बालक वस्तुओं, खिलौनों आदि को दूसरी वस्तु या खिलौनों का प्रतीक मान लेता है। जैसे गुड्डे को मान लिया पापा, गुड़िया को मान लिया मम्मी,
प्रतीक के रूप में उसे मान लेता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक खेल। 12वां है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। बालक विशेषताओं और गुणों में अंतर एवं समानता देखते हुए वस्तुओं को अलग अलग समूहों में रखता है। उसके गुण के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर उसे अलग अलग ग्रुप में रख देता है, बांट देता है, उसे बांटने को ही वर्गीकरण कहते हैं। 13वां है स्कीमा। स्कीमा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्कीमा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों के जानकारियों के छोटे छोटे खंड जहां वो अपनी जानकारियां सहेज कर रखता है, उसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। जैसे ग्रुप में है शर्ट, पैंट, सेब, भालू, बंदर, कुछ भी ऐसे करके डाल देंगे, तो बच्चा क्या करेगा, अपने छोटे छोटे खंड में उसे अपने स्कीमा में डालेंगे। इस सब चीज़ों को क्या करेगा, अपने स्कीमा में डालेगा। कैसे डालेगा, जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, ये खाना है, ये जानवर का ग्रुप है, तो बच्चा समझेगा अच्छा कपड़ा में शर्ट और पैंट को इसमें डाल देते हैं, फिर सेब को खाना में डाल देते हैं, खाने का चीज़ है, भालू को जानवर वाला बॉक्स में डाल देते हैं। स्कीमा का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे खंड। बालक के दिमाग में या किसी भी लोग के दिमाग में छोटे छोटे खंड होता है, तो किसी भी जानकारी को अपने दिमाग में जो ग्रुप बना के छोटे छोटे खंड में उसको सेव करता है, सहेज के रखता है, उसी को बोलते हैं स्कीमा। 14वां है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे प्राप्त आंकड़ों एवं जानकारियों को स्कीमा में भेजने से पहले उसे सुव्यवस्थित करते हैं, उसे संगठन कहते हैं। जैसे मस्तिष्क में जो छोटे छोटे खंड होते हैं, स्कीमा में उस किसी भी जानकारी को सेव करते हैं बच्चे, उस सेव करने से पहले उसको ग्रुप में जैसे बांट लिया कि खाने वाला आइटम एक जगह, कपड़ा एक जगह और जानवर एक जगह, तो स्कीमा में डालने से पहले उसे व्यवस्थित किया, उसे संगठन कहते हैं। 15वां है अनुकूलन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, नए एवं पुराने जानकारी के बीच संतुलन। जैसे एक बच्ची है, वह दाल और भात को अलग अलग खा रही है, उसके बाद कभी देखती है कि लोग दाल और भात को मिक्स करके खा रहे हैं, उसके बाद वो बच्ची भी दाल और भात को मिक्स करके खाने लगती है। बच्ची के मन में पहले से क्या जानकारी था, पुरानी जानकारी क्या था कि दाल और भात को अलग अलग खाना है। नया जानकारी क्या आया कि दोनों को मिक्स करके खाना है, फिर वो मिक्स करके खाने लगे। मतलब क्या हुआ, नए एवं पुराने जानकारी के बीच संतुलन बना ली, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन का 2 भाग है, समावेशन, आत्मसातीकरण, और दूसरा है समायोजन। समावेशन को एसिमिलेशन कहते हैं और समायोजन को एकोमोडेशन कहते हैं। हिंदी में नाम में कन्फ्यूजन हो जाता रहता है, इंग्लिश में बस एक ही नाम है दोनों का, इसका भी एक नाम बस, इसका भी एक। इसका समावेशन, आत्मसातीकरण और भी कुछ बोलते हैं हिंदी में, इसलिए इंग्लिश में ही याद रखें तो बेटर रहेगा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो दोनों को देख लेते हैं क्या है। समावेशन क्या है, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जगह देना, समावेश करना। नई जानकारी को पुरानी जानकारी में समावेश करना मतलब उसमें जगह देना। जैसे एक बच्ची को पिता घुमा रहा था, बच्ची चिड़िया को जानती है, बच्ची पतंग को देखकर उसे चिड़िया बोलती है। मतलब बच्ची को ये पता होगा कि जितना भी चीज़ ऊपर उड़ता है सबका सब क्या है, चिड़िया। उसे पहले से पता था पुरानी जानकारी। अब वो अपने पापा के साथ घूम रही थी, एक पतंग को देख के बोलती है क्या, चिड़िया है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास जो पुरानी जानकारी थी उसी में नया जानकारी को समावेश कर दिया, उसी में उसको जगह दे दिया, उसी नई जानकारी को पुरानी जानकारी में ठूंस दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं, समावेशन। और समायोजन क्या होता है, नई जानकारी मिलने से पुरानी जानकारी के गलत होने या दोनों जानकारियों में विरोधाभास उत्पन्न होने पर जानकारियों को फिर से व्यवस्थित करना। यहाँ पर नई पुरानी को एक दूसरे में शामिल कर दिया, यहाँ पर कोई विरोधाभास या क्या गलत है, दोनों में से कौन गलत है, कोई चर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ पर यदि पुरानी जानकारी है और नई जानकारी है, तो हो सकता है कि नई जानकारी जो किसी चीज़ के बारे में मिला, उसी चीज़ के बारे में जो पुरानी जानकारी है वो गलत हो, तो दोनों में क्या होगा, विरोधाभास उत्पन्न होगा। तो फिर हम पुरानी जानकारी को ठीक करेंगे ना, उसको व्यवस्थित करेंगे ना, तो वही पुरानी जानकारी को व्यवस्थित करना, उसे सही करना, उसे ठीक करना समायोजन है। इसको ऐसे एक बार समझते हैं। एक बच्ची को पिता घुमा रहा था, बच्ची चिड़िया जानती थी, बच्ची पतंग को देखकर उसे चिड़िया बोलती है। एक बच्चा जो कौवा जानता है, हर पक्षी को देख के कौवा बोलता है। एक बच्ची कुत्ता को देखा, 4 पैर है। एक बच्ची कुत्ता को देखा कि 4 पैर है, ठीक है। फिर बिल्ली को देखा तो वह बिल्ली को भी कुत्ता कहने लगी। यानी बच्ची अंतर नहीं कर पाई, कुत्ता और बिल्ली में देखा कि दोनों का 4 पैर है, तो ये कुत्ता जब है तो ये भी कुत्ता ही है, दोनों में अंतर नहीं कर पाई।
नई को भी पुरानी जानकारी में, नई जानकारी को भी पुरानी जानकारी में ठूस दिया। मतलब पुरानी जानकारी जो है कि जिसका 4 पैर है कुत्ता है, तो नया चीज़ को हम देखें कि 4 पैर वाला बिल्ली, उसको भी बोलती है कुत्ता है। पुरानी जानकारी में भी नई जानकारी को समावेश कर दिए। तो अब आगे उसे दिक्कत होगी कब? जब वह दोनों को साथ देखेगी। जब वो लड़की कुत्ता और बिल्ली को साथ देखे और आवाज़ सुने, वो कुत्ता और बिल्ली दोनों को एक ही समझ रही थी, लेकिन दोनों का आवाज़ सुना तो वो समझ गई कि कुत्ता बिल्ली अलग अलग है, यानी अंतर कर लिए। यहाँ पर अंतर नहीं कर पा रही थी। जब दोनों का आवाज़ सुनी तब उसे लग गया अच्छा कि 4 पैर वाला को हम समझ रहे थे कुत्ता ही है सब, लेकिन कुत्ता का भी 4 पैर है और यहाँ बिल्ली का भी 4 पैर है, लेकिन दोनों की आवाज़ में अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 4 पैर वाला चीज़ कुत्ता ही नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। या हर उड़ने वाला चीज़ चिड़िया ही नहीं है, हर काला चीज़ कौवा ही नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या था? अंतर नहीं कर पा रहा था। पुरानी जानकारी में ही नई जानकारी को शामिल कर दे रहा था, समावेश कर रहा था, उसी में ठूस दे रहा था। तो उसको क्या बोलते हैं? समावेशन। और यहाँ पर वो कुत्ता बिल्ली दोनों को एक ही समझ रही थी, लेकिन दोनों का आवाज़ सुना तो वह समझ गई कि कुत्ता बिल्ली अलग अलग है, यानी अंतर कर ली। काला केवल कौवा है, यह याद करने के बाद कोयल देखने पर आवाज़ के आधार पर अंतर कर लिया। यह लड़का को पता था कि काला चीज़ कौवा है, लेकिन जब कोयल को भी देख के कौवा बोला, लेकिन जब दोनों का आवाज़ सुना तब पता चल गया कि ये भी काला, लेकिन ये कोयल है और ये कौवा है, मतलब अंतर कर लिया। तो यहाँ पर अंतर नहीं कर पा रहा था और यहाँ पर अंतर कर लिया। तो अंतर करके क्या किया कि पुरानी उसके अंदर जो जानकारी थी, पुरानी जानकारी क्या था कि 4 पैर वाला कुत्ता है, केवल कुत्ता ही होता है। यहाँ पर नया जानकारी उसको मिला कि जरूरी नहीं है कि 4 पैर वाला सब कुछ कुत्ता ही है। तो वह पुरानी जानकारी में क्या किया? संशोधन किया, उसको व्यवस्थित किया, उसको ठीक किया कि नहीं, प्रत्येक काली चीज़ कौवा नहीं है और प्रत्येक 4 पैर वाला कुत्ता ही नहीं है। तो पुरानी जानकारी को क्या किया? बदल लिया, उसमें क्या किया? संशोधन किया, सुधार किया। तो वही सुधार करना क्या कहलाता है? समायोजन। नई जानकारी मिलने से पुरानी जानकारी के गलत होने या दोनों जानकारियों में विरोधाभास उत्पन्न होने पर जानकारियों को फिर से व्यवस्थित करना, मतलब जानकारी को फिर से व्यवस्थित किया कि क्या सही है। पुरानी जानकारी अगर गलत है तो उसे फिर से सुधार किया, उसमें संशोधन किया, तो उसको क्या बोलेंगे? समायोजन। और इसको बोलेंगे जिसमें अंतर नहीं कर पाई, समावेशन, और यहाँ पर अंतर कर ली तो समायोजन। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीका को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या है? विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं। तो उसे पियाजे ने क्या नाम दिया है? स्कीमा। इसका आंसर होगा स्कीमा। दूसरा, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पर बदलाव, संशोधन या सुधार। तो जैसे ही बदलाव या संशोधन या सुधार होता है, पुराना जो गलत स्कीमा था, गलत जो जानकारी था, उसमें सुधार करना है, तो क्या हो जाता है? समायोजन। अहंकेंद्रिता होगा नहीं, अनुकूलन होगा नहीं, आत्मसातकरण होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन। प्रश्न 3, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? क्या है? मानसिक संरचनाएं। मानसिक संरचनाएं या विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, इसके लिए पियाजे का क्या शब्द, कौन सा शब्द दिया है? स्कीमा। इसका आंसर होगा स्कीमा। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये किसका उदाहरण है? वह पुरानी जानकारी में ही नई जानकारी को समावेश कर दे रही है, मतलब उसमें कोई सुधार नहीं कर रही है। घोड़ा को देखी क्या बोल रहे हैं? इतना बड़ा कुत्ता। इसका मतलब ये हो जाएगा आत्मसातकरण या समावेशन। अगला क्वेश्चन है, सीता साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने की तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? सीता जो है साइकिल चलाने का जो उनका अनुभव है, उसके आधार पर स्कूटर चलाने के तरीका में बदलाव कर रही है, मतलब पुराने और नए में सामंजस्य करके पुराने में क्या कर रही है? बदलाव कर रही है, उसको सुधार रही है, संशोधन कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा? समायोजन। और एक और शब्द हम लोग का बच गया है, संतुलन। संतुलन या साम्यकरण या साम्य धारण या समंजन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है? वह अवस्था जब बालक की जानकारियों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है
अर्थात प्रत्येक जानकारी सही स्कीमा में होने के कारण संतुलित है। प्रत्येक पिछला और नया दोनों जानकारी संतुलित है, किसी में कोई विरोधाभास नहीं है, तो उस अवस्था को बोलते हैं संतुलन। और विचार और भाषा के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की का एक दूसरे का विरोधाभासी क्या था? वाइगोत्स्की का कहना था कि पहले भाषा तब विचार, और पियाजे का कहना है पहले विचार तब भाषा।